डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट का ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन को आज ब्रीफ में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन में हम देखेंगे कि फ्लोएम के द्वारा कैसे ऑर्गेनिक सॉल्यूट का स्थानांतरण होता है। उसके लिए जैसे जाइलम से भी कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, लेकिन जो सिद्धांत उसमें दिए गए जाइलम के लिए कि जाइलम से किस तरह से कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, फ्लोएम के लिए ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के जो सिद्धांत है वो उससे बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसके लिए भी कई सारे से वाद या हाइपोथेसिस प्रस्तुत किए गए, जिससे ये पता लगता है कि फ्लोएम जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन करता है। उसके लिए फर्स्ट थ्योरी हमारी है डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। डिफ्यूजन हाइपोथेसिस में के अकॉर्डिंग कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विसरण के क्रिया के द्वारा होता है। मतलब जैसे डिफ्यूजन हाइपोथेसिस बताता है कि विसरण अवधारणा ये बताती है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट का जो स्थानांतरण है वो उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। और विसरण क्रिया हमको पता है कि ये भौतिक बलों या फिजिकल फोर्स पर आधारित होती है। अब ये थ्योरी दे दी, लेकिन इस थ्योरी के विरुद्ध कई सारे आक्षेप प्रस्तुत किए गए। जैसे फ्लोएम पदार्थों की गति की दर बहुत तेज होती है। साधारण भौतिक विसरण की क्रिया से प्राप्त फलों की तुलना में ये फ्लोएम के द्वारा पदार्थों की जो दर जो होगी वो 40,000 गुना अधिक पाई जाती है। विसरण के विपरीत फ्लोएम का अभिगमन उपापचय पर आधारित होता है, और ये अभिगमन तब रुकता है जब फ्लोएम ऊतकों में ऑक्सीजन बिल्कुल समाप्त हो जाती है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई तो फ्लोएम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण भी नहीं होगा। तो मतलब थ्योरी तो ये बता रही है कि डिफ्यूजन के द्वारा होता है, लेकिन ये इसके अपोजिट ये दे रही है कि इसके विरुद्ध आक्षेप दिए गए कि ये सारी क्रिया जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस पर आधारित होती है, उपापचय क्रियाओं पर आधारित होती है। और तब तक तो फ्लोएम के द्वारा अभिगमन होता रहेगा जब तक कि ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन बिल्कुल समाप्त हो जाती है तो ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है वो नहीं होता। सेकेंड थ्योरी जो थी वो है एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस, जिसको मैसन और फिलिप्स ने दिया था 1936 में। इनके हिसाब से सीयू ट्यूब्स जो होती हैं, चालिनी नलिकाएं जो होती हैं, उनका जिद्रव्य या तो विस्तृत अणुओं को सक्रिय कर देता है। सीयू ट्यूब हमने बताया था, हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम में पिछले लेक्चर में देखा था कि फ्लोएम का स्ट्रक्चर होता है। फ्लोएम के स्ट्रक्चर में सीयू ट्यूब, सीयू सेल्स होती है। तो सीयू ट्यूब्स के का जो जिद्रव्य होता है वो या तो विस्तृत अणुओं को सक्रिय कर देता है या विसरण की क्रिया पर जिद्रव्य के प्रतिरोध को कम कर देता है। तो इन दोनों प्रोसेस से या तो अणु जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, या विसरण की क्रिया के द्वारा जिद्रव्य पर एक रेजिस्टेंस या प्रतिरोध डेवलप हो जाता है। इसके कारण क्या होगा, विलयनों का विसरण बढ़ जाता है, जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं उनका डिफ्यूजन बढ़ जाता है, और इस क्रिया में श्वसन ऊर्जा एटीपी भी भाग लेती है। इसके जो ये हाइपोथेसिस दिया गया, इसके पक्ष में जो है कई सारी परिकल्पनाएं दी गई। उनके अकॉर्डिंग पहली परिकल्पना है कि कार्बनिक यौगिकों का एक कोशिका से अन्य कोशिकाओं में अभिगमन एटीपी की आपूर्ति से बढ़ जाता है, यानी इस क्रिया में जो एक्टिवेटेड डिफ्यूजन में एक्टिव एनर्जी हमारी एटीपी काम आती है। और मेसोफिल की सेल से ट्यूब्स में कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है। अतः ये कार्य भी किसके द्वारा संबंधित होगा, उपापचय ऊर्जा के उपयोग द्वारा, मतलब एटीपी के द्वारा यूज होता है। इसलिए ये सिद्धांत यह है
एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। चालिनी पट्टिकाएं द्रव प्रवाह का प्रेरण नहीं करती हैं। चालिनी नलिकाओं से संचयन तथा अथवा उपभोग अंगों को कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण एटीपी के सहयोग से होता है। तो सेकंड थ्योरी थी एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। थर्ड थ्योरी है ट्रांससेलुलर स्टेपिंग हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनमें कुछ ट्यूबुलर स्टैंड्स भी उपस्थित होते हैं, नलिकाकार तंतु कुछ पाए जाते हैं और इनको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग थेन जो कि चालिनी रंध्रों से, इनके थेन ने 1962 और 69 में बताया कि चालिनी रंध्रों से होते हुए ये चालिनी कोशिका से कोशिका में निरंतर रहते हैं। कौन? ये ट्यूबुलर स्टैंड्स चालिनी रंध्रों से होते हुए एक कोशिका से दूसरी कोशिका के संपर्क में रहते हैं, निरंतर रहते हैं। तो कार्बनिक वलय तंतु गुच्छों द्वारा क्रमाकुंचन के समान आगे बढ़ता है। इस इन्हीं के हिसाब से ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर स्टैंड्स के पैरिस्लेटिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन की गति के समान आगे बढ़ता है। मतलब सॉल्यूट जो होता है इनमें मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट के द्वारा सॉल्यूट आगे बढ़ता है। तो ये कहलाता है ट्रांससेलुलर, मतलब एक सेल से दूसरी कोशिका में प्रवाह होना। किनके द्वारा? ट्यूबुलर स्टैंड्स के पैरिस्लेटिक मूवमेंट के कारण होता है, टैरिक मूवमेंट के कारण होता है। दूसरा है नेक्स्ट थ्योरी है इंटरफेशियल हाइपोथेसिस, जिसको इस थ्योरी के आधार पर वॉन डेन हॉर्नेट ने निष्कर्ष निकाला कि कार्बनिक अणु जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थों के अणु झिल्लियों के अंतःपृष्ठों पर फैले रहते हैं। मतलब इनके हिसाब से, क्योंकि ये कार्बनिक अणु जो होंगे वो झिल्लियां मतलब मेम्ब्रेन जैसे टोनोप्लास्ट के सरफेस पर फैले हुए हैं और उनके उसमें जब टेंशन डेवलप हो जाएगा, टेंशन की कमी के कारण, तलीय तनाव के कारण, ये विलय अणु तलीय तनाव की कमी के कारण इसी जो टोनोप्लास्ट या कोई भी मेम्ब्रेन है उसके द्वारा एब्जॉर्ब भी किए जा सकते हैं या डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शन या प्रसरित होना किसके कारण होगा? मेम्ब्रेन के अंतःपृष्ठों पर कौन फैल गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनके जब उनमें तलीय तनाव की कमी हो जाएगी तो ये जो सॉल्यूट्स जो होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे या डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। इनके हिसाब से नेक्स्ट जो फिफ्थ थ्योरी है वो है इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसको विद्युत परासरण अवधारणा कहते हैं। इनके हिसाब से फैंसन और स्पिनर ने 1958 में ये थ्योरी दी। इनके हिसाब से विद्युत प्रसारण सिद्धांत के द्वारा, विद्युत और परासरण के सिद्धांत के द्वारा छोटे छोटे रंध्रों से जल का प्रवाह सामान्य प्रसारण की से अधिक तेजी से होता है। ये थ्योरी बताती है, विद्युत परासरण सिद्धांत ये बताता है कि छोटे छोटे रंध्रों से होकर जल का प्रवाह सामान्य प्रसारण की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। इनके अनुसार छिद्रयुक्त परत के दोनों ओर विद्युत प्रवाह के कारण जल के साथ साथ विलय का भी प्रवाह हो जाता है। मतलब ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स के द्वारा वाटर तो जाता ही है, सॉल्यूट भी जो होता है वो का भी प्रवाह हो जाता है। स्पिनर के अनुसार छिद्रमय परतों का ध्रुवीकरण एक और तो पोटेशियम आयनों के उद्धरण और दूसरी ओर इन्हीं के कणों के कारण होता है। यहाँ तो एक तो पोटेशियम और दूसरा उन्हीं के सॉल्यूट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कारण हो जाता है। इसका कारण इन्होंने बताया कि छिद्रयुक्त परत की अनुप्रवाह वाली दिशा में उपस्थित के आयन उसी परत की अनुदैर्ध्य दिशा की भित्ति नलियों में रिस जाते हैं और प्रति प्रवाह वाली दिशा में चालिनी नलिकाएं तथा सहयोगी कोशिकाएं एटीपी द्वारा प्रसारित पोटेशियम पंप द्वारा नली में प्रविष्ट करा दी जाती है। तो ये है अप स्ट्रीम, ये होता है डाउन स्ट्रीम एच, ये जो आयन प्लस और ये माइनस हो गया वाटर एंड सॉल्यूट। ये हमारी है कंपेनियन सेल और ये वाली अंदर है सीव ट्यूब। के आयन आर पम्प्ड
टू द अपस्ट्रीम साइड थ्रू एडजॉइनिंग कंपेनिंग सेल। अपस्ट्रीम से किस तरफ जाएंगे? एडजॉइनिंग सेल में चले जाते हैं। तो ये आता है के आयन मूवमेंट इन द सीव ट्यूब्स। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक छिद्र में परत में से द्रव को पंप द्वारा पार करके भेजा जाता है और संपूर्ण पथ में दाब प्रवणता की तरह होती है, सॉ एंड टूथ के कारण होती है। इस सिद्धांत में सिद्धांत के फेवर में कई सारे मत दिए गए कि नलियों में पोटेशियम काफी मात्रा में पाया जाता है। सीव ट्यूब्स जो है उनमें पोटेशियम काफी मात्रा में पाया जाता है और उसका इस तरीके से प्रभाव होता है। तो ये हमारा ये वाला था थ्योरी मैकेनिज्म और ट्रांसलोकेशन की। फिफ्थ थ्योरी है इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसको किसने दिया? फ्रेंसन और स्पीनर ने। इनके हिसाब से के आयन मूवमेंट इन सीव ट्यूब का कैसे होता है? सीव ट्यूब में के आयन का अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तक किस तरीके से मूवमेंट होता है? इस मूवमेंट को इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है, फिफ्थ थ्योरी, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, यानी जीव द्रव्य का प्रवाह गतिवाद सिद्धांत किसने दिया था? ये डी बैरिज ने दिया था 1885 में, और कर्टिस ने इस सिद्धांत को उसका समर्थन किया। इनके हिसाब से फ्लोएम में स्थानांतरण कोशिका द्रव की प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट साइक्लोसिस और डिफ्यूजन की संयुक्त क्रिया के द्वारा होता है। यानी फ्लोएम में ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट्स हैं उनका स्थानांतरण स्ट्रीमिंग मूवमेंट के द्वारा भी होगा, कोशिका द्रव की प्रोटोप्लाज्मिक जो गतिविधि है गति के द्वारा होता है, और जीव द्रव्य भ्रमण के द्वारा भी होता है, और विसरण के द्वारा भी होता है। और इन सभी की तीनों, साइक्लोसिस हो गया, स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी हो गया और डिफ्यूजन, इन तीनों की संयुक्त क्रिया के द्वारा ही फ्लोएम के द्वारा ऑर्गेनिक सॉल्यूट का स्थानांतरण होता है। चालिनी नलिका की एक से दूसरी कोशिका में भोज्य पदार्थों का विसरण चालिनी पट्टिका के रंध्रों द्वारा संपन्न होता है। तो जैसे ये है चालिनी नलिका है, उसमें ये चालिनी रंध्र जो प्रेजेंट होंगे, इन रंध्रों के द्वारा चालिनी नलिका, एक कोशिका, ये सब सीव ट्यूब्स हैं, ये कंपेनियन सेल है, और ये बीच में सीव सेल्स होंगी, सीव ट्यूब्स होंगी। तो उनमें एक सेल से दूसरे सेल में ये उपस्थित है रंध्र। इन रंध्रों के द्वारा जीव द्रव्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चला जाता है। तो इसी के द्वारा जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे वो एक सेल से दूसरी सेल की तरफ आ जाएंगे। एक से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण के पश्चात उनमें साइक्लोसिस होगा या स्ट्रीमिंग मूवमेंट के द्वारा ये ऊपर नीचे गति करते हैं, और यह परिकल्पना कार्बनिक विलय के द्विदिशीय अभिगमन को स्पष्ट करती है। यानी जो सोल्यूट जो होता है वो बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शनल पर अभिगमन कर सकता है, परंतु जीव द्रव्य की गति की अपेक्षा कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण की गति अधिक होती है। और इस बाद की एक आपत्ति यह है कि परिपक्व चालिनी नलिकाओं में जीव भ्रमण होता ही नहीं है, यानी इसके अंदर जीव द्रव्य साइक्लोसिस की क्रिया होती नहीं है। तो ये हमने आज देखा कि हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन में फर्स्ट थ्योरी हमने डिफ्यूजन थ्योरी पढ़ी, सेकंड था एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस, थर्ड थी ट्रांससेलुलर स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ थ्योरी थी इंटरफेशियल हाइपोथेसिस, फिफ्थ थ्योरी थी इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, एंड सिक्स्थ थ्योरी है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। लास्ट एंड जो मोस्ट जो मानी गई थ्योरी जो थी वो है मंच मास फ्लो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इस थ्योरी को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।